हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आपसे कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एक तरह से रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लाए गए वो सभी आपके गेस किए गए प्रश्न हैं। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपकी गारंटी है कि आएगा तो आएगा। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को लेके। तो अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपका आंसर याद हो सके। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ की बात किया जाए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। पाई क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप पाई क्लासेस सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पे। अगर आप क्लास 10 का टेस्ट देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का, अपना परीक्षा की जो तैयारी आप किए हैं उसका लेवल चेक करना चाहते हैं कि किस तरह का अभी तक तैयारी हुआ है, कितना आपकी बाकी है, तो आप पाई क्लासेस एप्लीकेशन पे प्रतिदिन टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसका कोई भी फी नहीं रखा गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर बिहार से यहाँ पे 500-600 प्लस स्टूडेंट डेली आते हैं टेस्ट देने। तो इसलिए आप भी आइए, अपना परीक्षा का जो तैयारी का लेवल है वहाँ पे आके चेक करिए कि आपका किस तरह का रैंक वहाँ पे आता है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, कहा जा रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में है बॉक्साइट, ऑप्शन सी में है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी में है लोहा। समझिएगा, यहाँ पे सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो चूना पत्थर होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि इसमें जो होता है वो 60 से 65% आपके चूना पत्थर को यूज किया जाता है सीमेंट उद्योग में। तो इसलिए इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो चूना पत्थर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। बताया गया प्रश्न है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है झारखंड। सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, बताया गया प्रश्न है, 2 से 3 बार बताए हैं कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं याद हो तो वो भी पूछ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, हम सभी का रिप्लाई करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आप जानते ही होंगे कि रेगुल के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए में देखिए कहा जा रहा है मैग्नीज, ऑप्शन बी में है अब्रक, ऑप्शन सी में है बॉक्साइट, ऑप्शन डी में है चूना पत्थर। तो यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि कहा दिया लौह युक्त खनिज। तो लौह युक्त खनिज आपको कन्फ्यूजन ये दोनों में होगा कि जब भी होगा तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, लेकिन बॉक्साइट तो होगा नहीं, क्योंकि लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो होता है वो मैग्नीज होता है, एमएन होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है झरिया, ऑप्शन सी है घाटशिला, ऑप्शन डी है जादूगोरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है 2 से 3 बार कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल किस राज्य में है, यानी कौन सा राज्य है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है,
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोरा। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, ये जो है जादूगोरा ये कहाँ है, तो यह है झारखंड में है, यह झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पे समझिएगा एक प्रश्न और बन गया कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। आप लोग को बताया गया प्रश्न है कि रबी फसल किसको किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है धान, बी में है गेहूँ, ऑप्शन सी में है केला, ऑप्शन डी में है चाय। तो समझिएगा यहाँ पे रबी फसल हम लोग उसको कहते हैं जो अभी जैसे उगाया जाता है के सीजन में। देखिएगा सभी रबी फसल ही उगाया जाता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, ठंडा के मौसम में ये सब अपनाया जाता है। सरसों हो गया, फिर जौ हो गया, दाल हो गया, ये सब जो है ये सब रबी फसल के उदाहरण है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि रबी फसल कौन है। तो गेहूँ इसका राइट होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है, तो गेहूँ है, गेहूँ। अगर ऑप्शन में दाल रहता तो दाल मार देते, या सरसों या जौ, बहुत सारे उदाहरण है। इतना आप मेनली याद रखिएगा कि जब भी प्रश्न आएगा रबी फसल से तो ऑप्शन में गेहूं ही देगा, क्योंकि हमेशा पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, 2 से 3 बार पूछा है, तीनों बार आपके गेहूं ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए गेहूं को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आप जानते ही होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश आता है, एपी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेन रूप से याद रखना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट मैंने आप समझ ही रहे होंगे, जिससे मतलब बनता है, एक देखिएगा मतलब रस्सी जिसको कहते हैं, रस्सी टाइप का एक बनता है, उसी को जूट कहा जाता है। कि जूट जो होता है वो किस राज्य में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे आगे कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा की जाती है। अप्रॉक्स में आप याद रखिएगा 75% यहाँ पे जूट का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो आप जानते ही होंगे कि गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यूपी जो है दोस्तों गेहूं के, चावल के, ये सब में सबसे आगे, गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए वही आ गया। कहा जा रहा है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम पे है। तो चावल के समझिएगा, चावल के जो होता है वो पश्चिम बंगाल है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद सेकेंड नंबर पे आता है यूपी। चावल के उत्पादन में सेकेंड नंबर पे यूपी आता है, लेकिन गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आपके यूपी आएंगे, ठीक है। तो दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। चावल के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। सेकेंड नंबर पे आपके आएगा यूपी। लेकिन अगर गेहूं की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो है यूपी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ऑप्शन ए है सैन्य सेवा, ये गैर सरकारी नहीं है। ऑप्शन सी है, बी है वित्त सेवा, ऑप्शन सी है मॉल सेवा, ऑप्शन डी है रेल सेवा। तो गैर सरकारी कहने का मतलब है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो गैर सरकारी माने कहने का मतलब है कि प्राइवेट। तो प्राइवेट इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी साफ नज़र आ रहा है कि मॉल सेवा, जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा खोला जाता है, खास व्यक्ति के द्वारा खोला जाता है। इस पे सभी का हक
नहीं होता है। ये जो होती है ये प्राइवेट होती है एक तरह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आंसर कि भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया था, जो कि 1959 में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया था 1959 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कभी कभी आपके पूछ देंगे कि कब स्थापित किया गया था। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया। 2001 में, 2005 में, 2003 में या फिर 2010 में। तो याद रखिएगा हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी BRC के बारे में पूछा जा रहा है। समझिएगा यहाँ पे BRC के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में BRC का प्रारंभ किया गया। यानी हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान BRC 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके बन गए, देख सकते हैं। तीनों आप समझ के याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। तो आप जानते हैं कि सुनामी नापते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पी तरंग, ऑप्शन बी है एस तरंग, ऑप्शन सी है एल तरंग, ऑप्शन डी है टी तरंग। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंग। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग जो है वो कौन है, तो पी तरंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है अनुकेंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर माने आधा पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 2 बार आपको हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है यहाँ पे दिया गया है 1942, ऑप्शन बी है 1944, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1948। याद रखिएगा आपका कोई ना कोई शिफ्ट में आपको नजर ही आएगा क्वेश्चन कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आप डेट के साथ याद रखिएगा कि 6 दिसंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। यानी पंचायत समिति जो होती है उसका प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है मुखिया,
ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है सरपंच, ऑप्शन डी है बीडीओ। समझिएगा, यहाँ पे बताया गया प्रश्न है कि पंचायत समिति जो होती है, जो कि आपके पंचायत इलेक्शन में देखिएगा, बिहार के जो पंचायत इलेक्शन होता है उसमें देखिएगा एक पद होती है पंचायत समिति, जो कि आपके पंचायत से खड़ा होते हैं कोई भी उम्मीदवार पंचायत समिति के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसका जो प्रधान आपसे पूछा गया है, ये भी कार्यकाल 5 साल की होती है, पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इसका प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, जो समझिएगा, देखिएगा जो भी पंचायत समिति होता है उन सभी को मिलाकर एक प्रमुख बनाया जाता है। उस प्रमुख जो बनते हैं उस सभी पंचायत समिति के वोट से बनते हैं। यानी कहने का मतलब है का जो भी प्रखंड है उसका जो भी पंचायत समिति जीते हैं सभी पंचायतों से, उन सभी को मिलाकर एक प्रमुख बनता है। यानी प्रमुख जो होते हैं यह पूरे पंचायत समिति का प्रधान होते हैं। ये जो होते हैं ये वोट को खरीद, जैसे कि बात होता है ये कि जो भी पंचायत समिति होते हैं वो जल्दी, इनको कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन पंचायत समिति को देखिएगा ये जो जीतते हैं इनको एक एक स्कॉर्पियो या कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये प्रमुख देते हैं। प्रमुख बनने के लिए पैसा खर्चा करने पर, क्योंकि पंचायत समिति को खरीदने पड़ता है, तो पंचायत समिति को कुछ ना कुछ तो दे ही पड़ेगा, तभी वो वोट देंगे, क्योंकि उनका एक वोट का इतना महत्व है कि मत कर सकते हैं। तो पंचायत समिति का प्रधान जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब देखल करिए, आपके इलेक्शन होते हैं, पंचायत बिहार पंचायत इलेक्शन हो ही रहा है, कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है। तो समझिएगा यहाँ पे संघ राज्य की विशेषता कौन है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था जो होती है संघ राज्य की विशेषता में नहीं आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट प्रश्न है। सभी लोग इसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप 20 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न का आंसर याद था पहले से। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे, जिनको कोई भी दिक्कत हो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है कैसा है, तो आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय होता है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 20 प्रश्न में से आपको कितना याद था। सभी लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। हम सभी को आपको रिप्लाई करेंगे कि किनका किनका जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हम पूछे हैं वो सभी कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। जिनको भी कोई भी डाउट हो आज का सेशन से, वो बेहिचक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उनका सभी का रिप्लाई किया जाएगा। उनको तुरंत जो भी प्रॉब्लम हो उसको समाधान किया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। जो पहली बार इस चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमेशा इस पे क्लास आपको रेगुलर चलते रहती है। आप जिस क्लास से संबंधित तैयारी कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।